हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल OP24 पर। साथियों, अगर आप रेलवे में अगर आप एक वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, एक वैकेंसी का मतलब है अपने लिए, है ना। वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, अगर आप अपने लिए एक वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर से आप ही के लिए है ना। कि रेलवे में ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत सारे पद हैं। बेरोजगारी को देखते हुए तो बहुत ही कम है, लेकिन जो आए ठीक आए, है ना। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इसमें क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, हर एक चीज पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। Naukri24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती हो या फिर कोई नोटिफिकेशन आउट होता है तो आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, RRB, है ना, RRB रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में हम बात करेंगे और इसमें आज हम शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, Naukri24 आपका चैनल है। फिर एक बार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है, ALP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट इसमें डेट्स पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आपके जो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 10/4/2025 से, यानी कि 10 अप्रैल से। ठीक है, वहीं अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करता हूं तो 9/5/2025 इसमें लास्ट आपकी डेट होने वाली है। यानी कि आप 9/5/2025 तक या फिर उससे पहले आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर वहीं मैं फीस की पेमेंट की बात करता हूं लास्ट डेट की, तो वो भी आपकी 9/5/2025 आपकी होने वाली है। अगर मैं फॉर्म करेक्शन की बात करता हूं, जैसे हम फॉर्म को भरते हैं, किसी प्रकार का कोई उसमें त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, उसमें करेक्शन करा सकते हैं, तो उसके लिए भी लास्ट डेट है आपकी 9/5/2025, है ना। अब अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं तो आपका जो एग्जाम है 2025 में हो जाएगा। अब वहीं हम इस पर कुछ एज पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एज का भी जो मुद्दा है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि जो आपकी एज है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आपकी जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष। अब ये 30 वर्ष किसके लिए है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप EWS से हैं तो आपकी अधिकतम आयु हो जाती है 30 वर्ष। वहीं अगर आप OBC से हैं तो आपको छूट मिलेगी 3 वर्ष की, और अगर आप SC से हैं या फिर ST से हैं तो आपको छूट मिल जाएगी 5 वर्ष की। ठीक है, यानी कि अधिकतम आयु में जो 30 वर्ष है जनरल और EWS के लिए, उसमें आपको OBC के लिए 3 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्ष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपकी आयु की गणना होनी है वो कब से होनी है। तो 1/7/2025 को आपकी आयु की गणना, यानी कि एज, जो आपकी कैलकुलेशन होगी, एज की जो काउंटिंग होगी वो होगी 1/7/2025 को। अब साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं, छोटी सी नजर, और बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपका होना है इसमें पेपर। जो पेपर होंगे वो 2 होंगे, एक CBT 1 और एक होगा CBT 2। जो CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे वो पहुंचेंगे CBT 2 में, यानी कि CBT 2 भी 2 पार्टों में डिवाइड होगा, A और B। अब CBT जो 1 होगा वो क्वालिफाई होगा। इसके अलावा जब CBT 2 हो जाएगा उसके बाद आप पहुंचोगे कहां? CBAT। अब इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। अब जो इसको भी क्वालिफाई कर लेगा वो पहुंचेगा कहां पर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लेगा वो पहुंचेगा कहां? मेडिकल के लिए। याद रखेंगे, मेडिकल हार्ड होगा, A1 का मेडिकल होगा, यानी कि मेडिकल में किसी प्रकार की कोई छूट, कोई रियायत नहीं आपको दी जाएगी, है ना। अब जो मेडिकल भी पास कर लेंगे उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, और फाइनल मेरिट के आधार पर आपका हो जाता है क्या? सिलेक्शन। ठीक है, अब जब सिलेक्शन की बात आती है, ये शब्द एक ऐसा है कि मन करता है कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक वैकेंसी, एक पद, इतनी वैकेंसी में से एक अपने लिए ले लोगे और हमें मौका दोगे कांग्रेचुलेशन बोलने का। ठीक है, अब जब पहले एग्जाम होगा तो एग्जाम पैटर्न पे भी बात कर लेते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। जो आपका CBT 1 है वो होना है केवल और केवल क्वालिफाई। अब जो क्वालिफाई होगा तो उसमें भी क्या शर्तें हैं उस पर भी नजर डाल देते हैं एक बार। तो इसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ, आपकी साइंस और आपकी GK, है ना। जो GK 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ऐसे समझ लीजिए, है ना। मैथ के 20 प्रश्न है, रीजनिंग के 25 है और आपके साइंस के 20 प्रश्न है। टोटल प्रश्न आपके हो जाते हैं कितने? 75, यानी कि 75 प्रश्न आएंगे, 75 ही नंबर के आपके वो होंगे, है ना। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी। निगेटिव मार्किंग जो आपकी होनी है वो होनी है 1/3, यानी कि 1/3 की, है ना। अब इसमें आपको जो समय दिया जाएगा 75 प्रश्न करने के लिए वो दिया जाएगा 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं CBT 1 की, तो CBT 1 जो होगा वो होगा क्वालिफाई,
केवल आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंच जाओगे सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज पर होना है आपका CBT2। CBT2 टू पार्टों में डिवाइड रहेगा, ए और बी। जो बी पार्ट रहेगा वो भी क्वालिफाई रहेगा, उसमें आपको 35% लाना अनिवार्य रहेगा। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी उस बेस पर आपका CBT2 का पार्ट बी आपका एग्जाम होना है। जो CBT2 का जो पार्ट ए है उसके आधार पर आपकी मेरिट लगेगी, तो उस पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं। अब साथियों CBT2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आपका CBT2 का पेपर होना है वो दो पार्टों में डिवाइड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से जान सकते हैं। जो पार्ट बी होगा वो इसमें होगा आपका क्वालिफिकेशन पे। जैसे इसमें 10वीं पास मांगी गई है, साथ ही साथ आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किस चीज का? ITI की होनी चाहिए आपके, या तो आपने ITI की हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो, या फिर आपने क्या क्या BA की, BE की हो, है ना। आपने कोई भी डिग्री आपके पास ऐसी होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या होना, जानकारी होनी चाहिए। तो CBT2 का जो पार्ट बी है उससे रिलेटेड वो होगा, ठीक है। वो हो जाता है क्या, आपका क्वालिफाइंग, ठीक है। जो आपका ट्रेड होगी, जैसे आपने ITI की है, ITI में कोई ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, या कोई भी आपने ली है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBT2 का पार्ट बी में, है ना। तो वो आपको वहां से क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे मेन है, यानी कि CBT2 का पार्ट 1। अब जो पार्ट 1 रहेगा उसी के आधार पर मेरिट लगेगी, तो उसमें भी हम बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन है, कैसे कैसे उसमें है ना, वो सब। तो इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस के साथ में कुछ इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इसमें ऐड होंगे, ठीक है। जो मैथ होगा 25 नंबर का आएगा, और रीजनिंग 25 नंबर का, और आपके जो साइंस होगा वो 25 नंबर का है। नंबर का मतलब है क्वेश्चन भी इतने ही होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, है ना। तो इसमें आपके 100 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। अब 100 जो प्रश्न होंगे वो 100 ही नंबर के होंगे। निगेटिव मार्किंग होगी साथियों इसमें। तो निगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 की होगी, यानी कि 1/3 की होगी। समय इसमें दिया जाएगा आपको 1.5 घंटे का, यानी कि 1.5 घंटे में आपको अपना पेपर करना ही करना होगा, जरूर करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या योग्यता आपसे मांगी जा रही है। तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, है ना। केवल 10वीं पास नहीं, बल्कि 10वीं के साथ में अपने ITI की हो, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो, या फिर आपने पॉलिटेक्निक की हो, या फिर आपने BTech किया हो, या फिर आपने BE किया हो, है ना, यानी कि इंजीनियर किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियर। अब इसमें जो BE क्या होना चाहिए, उसमें आपको सिविल इंजीनियर नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस आपने नहीं आपका होना चाहिए। ये दो तरह की पोस्ट इसमें, यानी कि दो तरह की क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आपकी सिविल इंजीनियर है या फिर कंप्यूटर साइंस है, इससे अगर आपने BE किया है तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जिससे भी क्या है वो मान्य हो जाएगा। ये आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है। एक बार फिर समझ लीजिए, 10वीं के साथ में ITI हो, डिप्लोमा हो, या फिर आपने BTech किया हो, या फिर आपने BE किया होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है। अब इसमें साथियों टोटल वैकेंसी पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें पद कितने आए हैं। तो इसमें 9,970 इसमें आपके पद है। अब ये जो 9,970 पद है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। महिला पुरुष इसको दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और केवल वही इसको अप्लाई कर सकता है जो भारत का नागरिक होगा, है ना। केवल और केवल भारत का नागरिक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये 3 इसमें शर्तें हैं। महिला फीमेल दोनों इसको कर सकते हैं, महिला भी और पुरुष भी। ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है, और केवल भारतीयों के लिए ही ये वैकेंसी होने वाली है। अब एक नजर सैलरी पर डाल लेते हैं कि आपकी इसमें सैलरी क्या बनने वाली है। तो साथियों सैलरी के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें बेसिक पे आपका बन जाता है 19,500। अब ऐसा ना समझे कि इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा विभाग है रेलवे का, और वेतन केवल बेसिक 19,500 नहीं। 19,500 बेशक आपका बेसिक बनता है, छोटा सा रकम है। लेकिन अगर आप वेतन की बात करते हो कि आपका नेट वेतन अकाउंट में कितना पड़ेगा, तो लगभग 1 लाख के आसपास का इसमें बन जाएगा। आपके अदर अनाउंस इसमें जुड़ जाएंगे बेसिक के साथ में। साथ ही साथ के जो आपका जो ड्यूटी के आवर होंगे, घंटे होंगे, जो उसके आधार पर आपका वेतन बन जाता है ना। तो लगभग 1 लाख के आसपास का इसमें आपको वेतन बनेगा। बहुत अच्छा वेतन है। नेट सैलरी जो आपकी बनेगी बेसिक प्लस अदर अनाउंस के साथ में, इसमें आपकी नेट वेतन बनेगी। इसमें फिजिकल साथी उसमें होना नहीं है, ना आपकी कोई रेस है, ना आपकी कोई दौड़ है ना, ना आपका हाइट चेस्ट नापी जाएगी। एक से बहुत ही बड़ा डाउट होता है कि हमारी हाइट, है ना, और बहुत ही बड़ी समस्या होती है बहुत सारे साथियों के साथ में, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, कि उनकी जी हमारी 1 सेंटीमीटर कम है, हमारी 1 इंच कम है। अगर आपकी 1 इंच का 4 इंच भी कम है, तब भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइट नहीं मांगी जा रही कोई भी, है ना। हाइट के लिए कोई भी शर्त नहीं है, आपके चेस्ट के लिए कोई शर्त नहीं है, ना ही आपसे रेस लगवाई जाएगी, ना ही आपसे लंबी कूद, ना ऊंची कूद, यानी कि फिजिकल का नाम इसमें नहीं है। याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी नीड होगी, या फिर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो वो क्या है, उन पर भी नजर डाल लेते हैं।
आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे 10वीं के साथ में आपने ITI जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप भारत के किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, किस गाँव से है ना, वो उससे जानकारी आपको लगेगी। ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जाति से मतलब होगा कि आप अगर ओबीसी का आधार पर आयु में छूट चाहते हो, या फिर भर्ती में छूट चाहते हो मेरिट पे, या फिर ओबीसी ST से चाहते हो, या फिर इसके अलावा कोई अन्य छूट आप चाहते हो, तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। अदर सर्टिफिकेट में आ जाते हैं, जैसे आप NCC आपके पास है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपके पास ये अदर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपका एड्रेस क्या है, जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, है ना। इसके अलावा बहुत सारी आईडीज हैं जो एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होती है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर ID है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी आईडीज होती है। इनमें से कोई भी आईडीज आपके पास होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए कि जन्म तिथि की जो जांच का आधार होगा वो 10वीं की सनद यानी कि मार्कशीट होगी। इसके अलावा आवेदन पत्र में आवेदक अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना एड्रेस या कोई भी डिटेल है वो बिल्कुल सही भरेंगे, यानी कि उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। इसके अलावा प्रमाण पत्र में कोई भी अगर भिन्नता पाई जाती है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी भिन्नता पाई जाती है, वो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, आप इस रेस से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए ये सुनिश्चित कर लें, ये अच्छे से आप देख लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं आपकी आईडीज में, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई नाम में की स्पेलिंग में तो मिस्टेक नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो करा लीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे जाति बनवाना है, जैसे डोमिसाइल बनवाना है ना, या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, तो वो अभी बनवा लीजिए। ठीक है साथियों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ आया होगा। 9,970 वैकेंसी है, रेलवे RRB की वैकेंसी है, और ये असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP। आयु की बात करता हूं तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के हमारे साथी इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, और केवल और केवल भारत का व्यक्ति ही इस फॉर्म को भर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं 10वीं है, 10 के साथ में ITI आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो सबसे पहले एग्जाम होगा, और एग्जाम CBT1 CBT2 जो इनको क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद हो जाना है CBAT। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसके बाद मेडिकल है, मेडिकल के बाद आप फाइनल मेरिट लग के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, केवल इतनी सी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। Top24 आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। धन्यवाद।